कभी कभार ऐसी किताब आती है जो आपको अपने साथ सैर पर ले जाती है और अंत में आपको एक अलग व्यक्ति बनाकर छोड़ती है। आज की किताब भी कुछ ऐसी ही है। एक बार एक गांव में एक बकरी थी। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ पैदा हुई। एक साधारण जीवन का जन्म क्या कभी कोई निशान छोड़ता है? नहीं ना। क्या एक बकरी अपनी कहानी सुना सकती है? यदि हाँ, तो वो क्या सुनाएगी? नमस्कार दोस्तों, books.com लिट ज्ञान के एक और मनोरम एपिसोड में मैं सुभाषनी आपका स्वागत करती हूँ। अनुवाद श्रृंखला में आज की पुस्तक है पूनाची। आप में से कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि पेरुमाल मुरुगन की पूनाची, जो केवल एक बकरी की कहानी है, इतना ध्यान क्यों आकर्षित कर रही है। ये इसलिए कि जनवरी 2015 में मुरुगन ने लेखन से संन्यास लेने का ऐलान किया। ये किताब उसके बाद लिखी गई है। यह उनकी वापसी उपन्यास माना जाता है। इस कारण से भी यह अधिक प्रसिद्ध है। अपने माधुरुबगन उपन्यास, जो अंग्रेजी में वन पाथ वुमन के नाम से जानी जाती है, के खिलाफ विद्रोह के बाद उन्होंने लेखन छोड़ दिया। उनके गृहनगर तिरुचंगोड में स्थापित यह उपन्यास एक निस्संतान विवाहित महिला के बारे में है, जो अपने पति की मर्जी के बिना एक मंदिर उत्सव के दौरान नियोग धार्मिक प्रथा को अपनाकर संतान पैदा करने का फैसला करती है। मुरुगन का कहना है कि यह परिदृश्य एक ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित है, लेकिन कट्टरवादी इसके खिलाफ हैं। मैं आपको इस किताब की समीक्षा किसी और दिन सुनाऊंगी। 55 वर्षीय इस भारतीय लेखक की पूनाची, जिसका दूसरा नाम द स्टोरी ऑफ अ ब्लैक गोट है, आलोचकों द्वारा सामाजिक उत्पीड़न, कमजोर और वंचितों की सत्तावादी निगरानी के रूपक के रूप में स्वागत किया गया है। मुरुगन विनोदपूर्वक बताते हैं कि उनकी नायिका बकरी क्यों है। वे कहते हैं, मैं मनुष्यों के बारे में लिखने से डरता हूँ, देवताओं के बारे में लिखने से भी अधिक भयभीत हूँ। माधुरुबगन, जो देवताओं और मनुष्यों दोनों की बात करता है, कट्टरपंथी हिंदुओं के कड़े विद्रोह का कारण बना। ये उसकी ओर इशारा है। गायों और सूरों के बारे में लिखना निषिद्ध है। देश में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता के संदर्भ में वे ऐसा कहते हैं। शुरू में यह सिर्फ एक दंतकथा पढ़ने की तरह लगी और मुझे अपने बचपन के दिनों की याद दिला गई, जहां मैं पंचतंत्र, जातक कथाओं और हितोपदेश पढ़कर बड़ी हुई। इन सभी लोक कथाओं ने उस नाजुक उम्र में नैतिकता पैदा की। यह एक वैश्विक उपन्यास माना जाता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इसका भी आप पर वही प्रभाव पड़ेगा। आप इस दुनिया को थोड़े अलग ढंग से देखना शुरू करेंगे जब आप इस प्रकार की किताबें पढ़ना शुरू करेंगे। मुरुगन के कथानायक में एक गरीब बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी शामिल है, जो दक्षिण भारत में एक शुष्क खेती गांव में रहते हैं। लेखक हमें उनमें से किसी का भी नाम नहीं बताते। एक अजनबी, जो देखने में असाधारण रूप से लंबा है, उस बूढ़े आदमी के पास आता है और घोषणा करता है कि वह अपने काले बकरी के बच्चे को सौंपने के लिए सही व्यक्ति की तलाश में गांव-गांव भटक रहा है। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो विशाल आदमी बूढ़े आदमी से कहता है। वास्तव में यह एक चमत्कार है। ये जानवर निश्चित रूप से 7 बछड़ों को जन्म दे सकता है। हालांकि बूढ़े आदमी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, फिर भी आभार जताकर वह उस छोटे से बच्चे को घर ले जाता है। विधाता की कृपा से इस बूढ़े जोड़े को उपहार के रूप में एक दिन की बछड़ी प्राप्त होती है। इस प्रकार पूनाची, जो एक छोटी सी अनाथ बकरी है, की कहानी शुरू होती है। अब तक जो परियों की कहानी लग रही थी, धीरे धीरे ग्रामीण जीवन के विवरणों से एक मंद धारा सी बहने लगती है। चूंकि ये बछड़ी बिल्ली के बच्चे के आकार की है, उसकी पत्नी उसे पूनाची नाम देती है, जो एक प्रकार से उचित भी है। तमिल शब्द पूने का अनुवाद बिल्ली है। वह बकरी से काफी जुड़ जाती है, खुद को उस छोटे बीमार प्राणी को जीवित रखने के कठिन काम में समर्पित करती है। अपनी ममता से बछड़ी के स्वास्थ्य सुधारने की पूरी कोशिश करती है। उस बूढ़े जोड़े के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका प्रयास उन दोनों को पुनर्जीवित करता है। मुरुगन लिखते हैं, इन जोड़ों के बीच इस तरह की सुखद और मधुर बातचीत हुए एक लंबा अरसा हो चला था। उनके जीवन में इस बच्चे के अचानक प्रवेश के कारण वे पुराने दिनों के बारे में बात करने लगे थे।
ये छोटी बच्ची पड़ोसियों के संबंध के साथ साथ इस जोड़े के बीच के संबंध को भी मजबूत करती है। ये पाठकों के दिलों में कोमलता पैदा करती है। इस तरह की सौम्यता और उदारता शायद ही आजकल के किसी अन्य लेख में पाई जाएगी। इसके बाद की नीति कथा चरवाहे, उसकी पत्नी और पूनाची के विचारों के माध्यम से बताया गया है। प्रत्येक जन अपनी पीड़ा बताते हैं। बकरी की उम्र बढ़ती जाती है और वह उस विशालकाय रहस्यमय आदमी द्वारा दिए गए वचन को पूरा करती है। यदि आपने एनिमल फार्म, हार्ट ऑफ ए डॉग, जंगल बुक, स्टुअर्ट लिटिल या मॉस जैसी किताबें पढ़ी हैं, तो आप एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की अवधारणा से परिचित होंगे, जहां मूल रूप से जानवरों को मानव व्यवहार और विशेषताओं के साथ वर्णित किया जाता है। पूनाची भी इसी विशेष विधा में आती है। हालांकि पुस्तक मनुष्यों को पूनाची के समान महत्व देती है। भारतीय समाज में बकरी को महिलाओं का मानव रूपी माना जाता है, या यूं कहें तो महिलाओं के साथ भेड़ बकरियों सा व्यवहार किया जाता है। ग्रामीण परिवेश और वातावरण लेखक द्वारा बड़े भव्य रूप से चित्रित किए गए हैं। दूर दराज के गांव के ताजे बावड़ियों, नाजुक कलियों और पगूर करती मवेशियों का एक कालातीत प्रतिनिधित्व है। इन सब के बीच लेखक ग्रामीण कठिनाइयों से भी अवगत कराते हैं। जब बूढ़ी औरत पूनाची के लिए सरकारी पहचान हासिल करने घंटों लाइन में खड़ी होती है, तब उस राज्य के दुखों के बारे में हमें पता चलता है। अचानक हमें इस सुखद सूक्ष्मदर्शी के बाहर के अशमीय दुनिया की याद आती है। कोई नहीं जानता कि पहचान के क्या फायदे हैं, या नागरिकों को ताना मारने वाले, धमकी देने वाले और असहाय सरकारी अधिकारी की एक झलक पाने से पहले उसे इस तरह के दुख क्यों झेलने पड़ते हैं। ये सब हमें हमारी अपनी स्थिति की याद दिलाते हैं। ग्रामीणों का पंक्तियों में खड़े होना, मवेशियों को सत्यापित करने के लिए उनका लाइन में ठोकर और मार खाना, अगर वे भूख या गर्मी से बेहोश होते हैं तो कोड़े मारे जाते हैं और बेरहमी से दंडित किए जाते हैं। ये सारे दृश्य हम जैसे नागरिकों के साथ अक्सर होता है। कई सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ प्रदान किए गए हैं और हमारा दिमाग उन सह देशवासियों की ओर मुड़ जाता है जो एक आधिकारिक आदेश पूरा करने के लिए काफी दिनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया जाता है, उनका उपहास किया जाता है और उनके काम को अधूरा ही छोड़ दिया जाता है। अगर कोई इस अन्याय का विरोध करने की हिम्मत करता है तो उन्हें फटकार लगाई जाती है। महोदय, धीरे से बोलें, शासन के कान हैं। मुर्गन ऐसे ही कानों की जांच करते हैं और उनकी बेकारी को उजागर करते हैं। शासन द्वारा किए गए अन्याय को सभी को समझाते हैं। उस बूढ़े जोड़े की असहायता अंततः पाठकों पर उल्टा पड़ जाता है। यहीं पर हम महसूस करते हैं कि कहानी एक पशुदंत कथा से एक राजनीतिक व्यंग्य के रूप में विकसित हो रही है। पूनाची को बेशक उस परिवार से प्यार मिलता है, पर वह अक्सर असहाय है। वे उसके लिए जो तय करते हैं उसे उसका पालन करना पड़ता है। वह हमेशा इस बात से खुश नहीं होती। जब वो बेहद परेशान होती है, उसके बस में कुछ नहीं होता, वो केवल रोती है। स्पष्ट रूप से वो हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। खासकर इस तरह की स्थिति में हम अधिकांश समय क्या करते हैं, ये वह बखूबी दर्शाती है। कुछ हिस्सों में ऐसा लगता है कि ये पूनाची की कहानी नहीं बल्कि हमारी है। जो वर्णन वो खुद का कर रही है वो उसका नहीं, हमारा है। जैसे हम खुद उसके माध्यम से अपने सभी संघर्षों को पढ़ रहे हों। उसका जीवन काफी मुश्किल है। एक बकरी उसे दूध पीने नहीं देती, चील उस पर हमला करता है और एक जंगली बिल्ली उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। मगर पूनाची इन सब से बचकर सब कुछ झेलती है। पेरुमाल मुरुगन ने एक महिला को बकरी के रूप में उस भाव को सफलतापूर्वक हत्याया है। उसके संघर्ष और सपने हमारे समाज में बेटियों की मासूमियत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जैसे जैसे वह बड़ी होती है, जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं का वजन 10 गुना बढ़ता जाता है और वह उस बोझ को कम करने के लिए अपनी हर चीज, हर ख्वाहिश का बलिदान करती है। आप जैसे जैसे उसके जंगल से निवासस्थान तक की और स्वतंत्रता से मातृत्व तक की कहानी पढ़ते हैं, उन महत्वपूर्ण क्षणों में आप खुद के डर और लालसाओं की गहराइयों और परिमाण को पहचानने लगते हैं।
यह एक पुरुष द्वारा महिलाओं के बारे में लिखी गई पुस्तक है, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये एक पुरुष द्वारा महिलाओं के जीवन का एक उल्लेखनीय सटीक खाता है। मैंने महिलाओं के बारे में पुरुषों द्वारा लिखी गई कई किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इस तरह की कोई भी किताब नहीं। यह एक सम्मानजनक और स्पष्ट लेखन है और इसमें महिलाओं की प्रकृति को किसी भी सीमाओं में बांधा नहीं गया है। कहानी के मुख्य आकर्षणों में पारिवारिक बंधन, प्रेम और लालसा शामिल है। कैसे सरल गांववासी कठिनाइयों के समय में संघर्ष करते हैं और वे अपने पशुधन के साथ कैसे मेलभाव बनाए रखते हैं। हम इंसान बहुत सारी अतः चीजें करते हैं और यह कहानी बकरी की आंखों के जरिए इसे आपको देखने को मजबूर करती है। परिवार, समुदाय और गांव के व्यवहार और भावनाओं में हो रहे परिवर्तन को खूबसूरती से वर्णन किया गया है। पूरी किताब में एक पुनरावृत्ति और दिल को छूने वाला विषय है। कुछ ऐसी बातें जिसे हम हर दिन देखते हैं और साक्षी बनते हैं। खासकर कथानक अच्छी तरह से लिखा गया है और समान रूप से बेरोक-टोक अनुवादित भी किया गया है। सरल भाषा और हास्यास्पद घटनाओं से आप इस छोटे, जिज्ञासु, बुद्धिमान और अमूल्य बकरी के जीवन में आगे तल्लीन करना चाहेंगे। पुनाची प्रत्येक पौधे के स्वादों की विविधता को चखती है और प्याज के तीखेपन से आश्चर्यचकित होती है। वह अपने बचपन के दोस्त ऊतन और उलुम्बन के संगत का आनंद लेती है। जंगल में बिताए गए एक संक्षिप्त रात में पहली बार वो स्वतंत्रता महसूस करती है, प्रसन्न होती है। यह अनुभव उसमें आश्चर्य और जिज्ञासा दोनों जगाते हैं। इन सब से भी मजेदार किस्सा पूवन और पुनाची का मिलन है। जब वह पहली बार चंचल पूवन से मिलती है, उत्साह का अनुभव करती है। पूवन की खुशबू और स्पर्श पुनाची को सपने में भी परेशान करता है। पिछले कुछ वर्षों में मुर्गन मेरे भरोसेमंद और पसंदीदा लेखक बन चुके हैं और इसलिए इस पुस्तक को चुनने में मैं जरा भी नहीं हिचकिचाई। उनकी किताबें हमेशा यादगार होती हैं, भले ही उनमें बताई गई कहानियां दुनिया की सबसे बेहतरीन कहानियां ना हो। वर्णन और कथा निष्कपट है, कुछ भी इसमें सहज बनाया नहीं गया, शुगर कोटेड नहीं किया गया। मानव पात्रों के नाम नहीं है, लेकिन जानवरों के नाम बेहद सुंदर हैं। जानवरों के बीच प्यार की भावना को कैसे कोई इतने दृढ़ विश्वास के साथ लिख सकता है। किताब की इस बात पर मुझे बहुत प्यार आया। पूवन के लिए पुनाची की तड़प और प्यार को कौन भूल सकता है। मुर्गन की जानवरों, पक्षियों और असुरों की परिदृश्य की दुनिया मानव दुनिया से मिलती जुलती है, जहां हम इस बूढ़े जोड़े के साथ चलते हैं जो मानव प्रकृति के द्वंद्व को दर्शाता है। सूखा प्यार की तरह बढ़ता है और स्वाद स्नेह का स्थान ले लेता है। यह किताब केवल पुनाची की भावनात्मक यात्रा नहीं, बल्कि समाज पर बहुत ही सुंदर व्यंग्य भी है। किताब की कुछ घटनाएं हमें उदास छोड़ देती हैं। यह एक उत्तेजनक अध्ययन है जो हमें त्योहारों के दौरान बलिदान दिए जाने वाले बकरों की याद दिलाती है, मगर यह एक बकरी की हत्या के लिए सहानुभूति की मांग करने वाली कहानी नहीं। निरर्थक नियमों में फंसे समाज से निर्दोषता और समानता की मांग करती कहानी है। अब उनकी लेखन शैली की बात करते हैं। उनके थीम की तरह यह भी सरल है, शुरुआती लोग आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। मुर्गन की गद्य शैली सुरुचिपूर्ण और आधुनिक है, जबकि वे इसमें एक सबाल्टर्न समुदाय के जीवन का वर्णन कर रहे हैं। उनके अधिकांश कार्यों में उनके पात्रों के जीवन अभिन्न रूप से उस इलाके, पेड़ पौधों, पक्षी और जानवरों के साथ विलीन होता है। पुनाची एक अलग ही तरह से कल्पित कहानी है जो इन तत्वों का उपयोग करके लिखी गई है। यह किताब एक बकरी के परिप्रेक्ष्य से मुख्य रूप से ग्रामीण भारत की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और साथ ही कैसे एक किसान ऋण, भूख संकट और अस्तित्व के अपरिहार्य चक्र से गुजरता है। ये उन सभी अलौकिक तरीकों का भी मिश्रण है जो मानव सभ्यता कई हजार सालों से अनुकूलित करते आया है, और एक निर्दोष जानवर की भावनाएं जो मनुष्यों के स्वार्थ की वजह से शोषण से गुजरता है। कुशल रूप से लिखी गई मुर्गन की यह कहानी हमें निस्वार्थता और भूख, प्यार और इच्छा, जीवन और मरण के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। बकरी अपने पूरे जीवन में सबसे अलग होने का बोझ उठाती है। इसका वर्णन ये पंक्तियां बखूबी करती हैं। भेड़ों में से किसी के भी गर्दन और अग्रभाग रस्सी से बांधे नहीं जाते। ये केवल गर्वित बकरियों के साथ किया जाता है।
जिन्हें चलते समय सर झुकाए जमीन देखने को मजबूर किया जाता है। बकरियां हमेशा अपने बेड़ियों से मुक्त होने की कोशिश करती है। यदि झुकना आपके स्वभाव में है तो कोई आपको भेड़ियों में क्यों बांधता? यह एक तरह से जानवरों की दुनिया और समाज में औरत की स्थिति से एकजुटता की अभिव्यक्ति है। कहानी हमारे समय पर भी एक कमेंट्री है उन विकल्पों पर जो हम एक समाज और एक राष्ट्र के रूप में लेते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पेरुमाल मुरुगन से जब सवाल किया गया, एक बड़ी आबादी आपके काम को केवल अनुवाद के रूप में पढ़ती है, क्या आपको नहीं लगता कि यह आपके मूल पाठ को नुकसान पहुंचाती है? इस पर मुरुगन ने जवाब दिया, मेरे दिमाग में उत्पन्न विचारों में से सिर्फ 1/4 ही मुश्किल से कागज में स्थानांतरित होते हैं। जब लेखन के दौरान इतना नुकसान हो सकता है तो अनुवाद के दौरान हो रहे नुकसान में आश्चर्य क्यों? एन कल्याणरामन पिछले 2 दशकों से तमिल कथा और कविता का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें 2017 में पुदमई पित्तन पुरस्कार मिला। एंग्लोफोन दर्शकों के लिए उन्होंने कुछ कथा लेखकों को सुलभ बनाया। उनमें स्वर्गीय अशोक मित्रन, देवी भारती, वासंती, पेरुमाल मुरुगन और पूमनी शामिल हैं। उनके द्वारा तमिल से अनुवादित पूनाची कल्पना से यथार्थवाद, यथार्थवाद से दृष्टांत में परिवर्तित होती है। आप इससे कितना संबंधित हो पाते हैं, यह आपकी सहानुभूति और वैश्विक कहानियों में आपकी रुचि पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें जानवरों के विचार और भावनाएं शामिल हैं। तमिल साहित्य मेरे लिए नया है, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि कल्याणरामन जी का अनुवाद सराहनीय है। अनुवाद स्पॉट ऑन है और अनुवाद कैसा होना चाहिए, ये एक गोल्डन स्टैंडर्ड है। मैंने मूल तमिल किताब नहीं पढ़ी, मगर मैं समझती हूँ कि ठीक ठीक अनुवाद करना कितना मुश्किल है। उन्होंने कुछ तमिल शब्दों को बनाए रखा है ताकि वे मूल सार को बरकरार रख सकें। उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जिन्हें किसी अन्य बेहतरीन शब्दों से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अनुवाद की शैली और प्रवाह सहज और सुखद है, जो इसे दिल छूने वाली किताब बनाती है। ऐसा नहीं कि भाषा को सरल रखा गया है। अनुवाद में आप जगह जगह तमिल महसूस कर सकते हैं। अड़ा, अय्या जैसे शब्द आपको बातचीत के सामान्य प्रवाह में मिलेंगे। इस किताब की अंग्रेजी में भी तमिल स्वाद है। इसके लिए कल्याणरामन जी को बधाई। हालांकि अनुवाद दिलचस्प ढंग से किया गया है, फिर भी अगर आप तमिल पढ़ सकते हैं तो मेरी सलाह है कि आप इस किताब को तमिल में ही पढ़ें। इसके अलावा लेखक का परिचय और अनुवादक के नोट्स जो किताब के अंत में हैं, जरूर पढ़ें। कुल मिलाकर केवल 117 से 192 पृष्ठों की ये किताब आसानी से पढ़ी जा सकती है। इस स्लिम किताब में महत्वपूर्ण पंच भरे पड़े हैं और ये सरकार के कामकाज में पड़े दरारों को उजागर करती है। ये नारीवादी प्रवचन, निजी पारिवारिक क्षेत्र में पनप रहे बंधन, खोया प्यार और इंसान द्वारा एक जानवर के प्रति प्रदर्शित क्रूरता की सीमा को उजागर करती है। कहीं कहीं पर धार्मिक विषयों का भी जिक्र हुआ है। पढ़ते समय कई बार मुझे बेचैनी हुई, जो मुझे विश्वास है कि लेखक ने जानबूझकर किया है। आप पूनाची के संघर्षों और उसकी यात्रा से संबंधित होंगे। आपको हमदर्दी और सहानुभूति महसूस होगी और एक आध बार आंसू भी बहाएंगे। इस यात्रा के दौरान आप हंसेंगे, रोएंगे और इस पुस्तक के साथ हर भावना को महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप इसे पढ़ने के बाद भावुक होकर अपने पालतू जानवर को गले भी लगाएंगे। मैं इस पुस्तक को परियों की कहानियों, फैंटेसी, दृष्टांतों, रहस्यमय कथाओं, स्पेकुलेटिव फिक्शन और मैजिकल रियलिज्म के प्रशंसकों को सिफारिश करूंगी। यदि आप विभिन्न राज्यों के लेखकों की कृतियां पढ़ना चाहते हैं, विशेष रूप से अनुवादित कार्यों को पढ़ना चाहते हैं, या यदि आप किसी जानवर के दृष्टिकोण से लिखी गई पुस्तकों को पसंद करते हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए है। क्या होता है जब प्रेमचंद की उत्कृष्ट कृति गोदान और ऑरवेल के एनिमल फार्म को एक ब्लेंडर में मिलाते हैं? इससे पूनाची का जन्म होता है। लेकिन यह समझने के लिए आपने दोनों उपरोक्त पुस्तकें पढ़ी होनी चाहिए। मुझे यह समीक्षा लिखने में बहुत समय लगा। इसे तैयार करते समय मैं यह नहीं तय कर पाई कि इस किताब के बारे में क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। यह कोई पारंपरिक पुस्तक नहीं है। इस किताब के साथ न्याय करने की मैंने पूरी कोशिश की है और आशा करती हूँ कि आप मेरी समीक्षा पसंद करेंगे। यदि आप स्पॉटिफाई या एप्पल पर इसे सुन रहे हैं तो कृपया हमारे शो को रेट करें।
ये हमें आप जैसे अन्य प्यारे लोगों तक पहुंचने में बहुत मदद करेगा। और आप हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पता तो जानते ही हैं। वहाँ भी आप हमें फॉलो कर अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। आप मुझे books.com/subhashini@gmail.com पर भी लिख सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। books.com के अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक सायोनारा।